अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। चुल्हाई शराब बेचने के आरोप में बंद कैदी की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। जिला पुलिस की विशेष टीम ने मादक पदार्थ के साथ कुख्यात स्पिरिट माफिया समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और बाल सुधार गृह में बेटे से मिलने गए दिव्यांग पिता को गार्ड ने दिया धक्का। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। चुल्हाई शराब बेचने के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद कैदी की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बेला पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी की आज सुबह एसकेएमसीएच में मौत हो गई है। मृतक की पहचान बेला छपरा गांव के चंदेश्वर राम के रूप में हुई है। उसे 18 नवंबर को बेला थाना की पुलिस ने बेला छपरा गांव से 2 लीटर चुल्हाई शराब के साथ गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इसे जेल भेज दिया गया था। कुछ ही घंटों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा था। आज उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन एसकेएमसीएच पहुंचे। मृतक के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है। कहा है कि गिरफ्तारी के दिन उनके भाई अपने दरवाजे पर बैठकर अकेले ताड़ी पी रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ताड़ी बेचने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर ली गई। उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद जेल भेज दिया गया था। उसी पिटाई के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजन ने बताया कि उनके शरीर के कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। हाथ और सिर में सूजन था। दांत भी टूटा हुआ था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस द्वारा जमकर पिटाई की गई है। पिटाई के कारण ही उसकी मौत हुई है। घटना को लेकर परिजन और आसपास के लोग आक्रोशित हैं। उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लाया गया थाना में लाने के बाद वहाँ से रात भर में कागज बना क्या चीज़ का, उसके बाद लेके चले आए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब मिलने गया तो मिलने नहीं दे रहा था और उसके बाद कोई बताता नहीं था कि यहाँ कौन सा स्थिति में। उसके बाद 3 दिन के बाद हमारा बहन खाना लेके गया था वहाँ पे थाना पे, तो बोला कि जाओ आपका आदमी वहाँ पे भर्ती है वहाँ हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे से फिर चले आए थाना के पास से। उसके बाद आए हॉस्पिटल में तो देखो मशीन लगाए हुए थे ऐसी। उससे पहले कोई सूचना नहीं दिए थे घर वाले को कि हाँ आपका आदमी वहाँ पे भर्ती है चाहे कुछ भी। इसको पूरा सर में मारे हुए है, चोट है बहुत ज़्यादा, दांत तोड़ दिए है और हाथ पूरा है पूरा फुला हुआ सूजा हुआ। और थाना में किए है तो थाने वाले के ऊपर थाना के अंदर कौन मारेगा कौन पीटेगा, वही लोग किए है। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कराया गया है। ये अपने पीने के लिए तारी उरी पैर उतारते थे, इसीलिए वहाँ से उठा के ले आए थे। 6 बजे करीब में शाम में ले आए थे वहाँ से घर से। उसके बाद लाने के बाद रात में कागज उगज बनाया। उसके बाद सुबह भेज दिए। वो तारी पी रहे थे, उपासी थे, समझ गए। वो पेड़ उड़ शुरू से चढ़ते थे। हम लोग गरीब आदमी हैं तो क्या करें, वही पेड़ चढ़ते थे बेचते थे। हम लोग खाते पीते थे। बाल बच्चा अपना, उसको बीवी है एगो, अपना 2 प्राणी अपना पेट पालता था। यही सब होता था। तो दारू के अथी में बहाना में उठा के ले आया, दारू वाला में रख दिया। बोलू दारू बेच रहा है। वो सब में तो नहीं है। यहाँ पेड़ चढ़ रहा है। उसको अंगना में भी 2-3 गो खजूर के पेड़ है। तब तारी के दारू के बदलाम कर दिया करके देखिए बेहद मार के उसको खत्म कर दिया। कौन मारा है? प्रशासन मारा है। कैसे मारा है? अब कैसे मारा से वो आँख के में वो कैसे मारा से वो न जानेगा। कि हम थाना में हम लाए दरवाजे पर से सही से 2 चमेटा मारे लाए, घिसिया के ले आए। अब थाना में बंद में क्या चीज किया, कैसे मारा नहीं मारा से उन प्रशासन न जानेगा। हाँ, बॉडी है। ये गलफारा में मारा हुआ है, इतना लिरसमा है। ये बाँह तोड़ दिया हुआ है, बाँह में फूटा हुआ है, दांत तोड़ के छिटका दिया है, मुंह में पूरा खून है भरा। ऐसा थोड़ी होता है। सैतने के लिए आप निकले हुए हैं कि जनता के मारने के लिए निकले हुए हैं, से बताइए आप लोग। यही इतना से हम आप लोग से जवाब पूछते हैं। ये गरीब लोग के शांति करने के लिए कि तुम जहर नहीं पियो, शांति करने के लिए कि हम ठीक है गुस्सा में 10 दिन, महीना दिन, 6 महीना, साल भर जेल में रखेंगे, आप शांत हो जाओ।
ये जाती ना कि लेकर मर्डर कर दीजिएगा किसी के, हैं? तो ऐसे जनता क्या करेगा? आगे क्या मांग है आप लोगों का? मांग है इसको कुछ आधार दीजिए। इसको न बाल है न बच्चा है, कोई नहीं है, इसको आगे पीछे कोई नहीं है। अब सब शाम 9 बजे से रात 9 बजे से इसका देखिए कि मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब सांस रुक रुक के हिचक रहा था थोड़ा। उसके बाद वेंटिलेटर लगाया गया लगभग 4:30 बजे। उसके बाद फिर सुबह पता चला कि मतलब डेथ कर गया। डॉक्टर साहब को पता चला कि डेथ कर गया। लगभग हम लोग को बताया गया 8 बजे के मिलान में। आप लोग का शिफ्ट बाई ड्यूटी है? जी शिफ्ट पहले किसका था? हम पीछे से आए हैं, मेरे साथ एक कुंदन है सिपाही जो साथ में था। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि करीब 8 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जेल में इसकी तबीयत खराब होने लगी थी। बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का खुलासा होगा। तकरीबन 7-8 दिन पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इन्हें रिमांड किया गया था जेल में। वहीं इनकी कुछ तबीयत खराब होने लगी तो वहाँ से इनको एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिनकी आज मृत्यु हो गई है। तो इस मृत्यु पे इंक्वेस्ट वगैरह बनाने के लिए मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हुआ कि इनकी मृत्यु ठंड के कारण हुई, बीमारी के कारण हुई। आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए तो पुलिस कुछ कह नहीं सकती है, आप भी स्वतंत्र हैं लगाने के लिए। लेकिन अब डॉक्टर का पोस्टमार्टम से ही इसका खुलासा हुआ कि इसका मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। जिला पुलिस की विशेष टीम ने सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में छापेमारी कर कुख्यात स्पिरिट कारोबारी के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुख्यात स्पिरिट माफिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मादक पदार्थ भी जब्त किया है। कुख्यात स्पिरिट माफिया पर 23 कांड लंबित है। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही रोड के परमानंदपुर में छापेमारी चल रही थी। इसी क्रम में संदेह के आधार पर एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका गया। गाड़ी रोकने के लिए बोलते ही 2 व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया। वहीं तीसरा व्यक्ति स्कॉर्पियो में ही पकड़ा गया। गिरफ्तार स्पिरिट माफिया की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ शाह के नीरज कुमार के रूप में हुई है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के राजेश रोशन के रूप में हुई है। उनके पास से करीब 500 ग्राम गांजा, 5 मोबाइल और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त किया गया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र से कुख्यात स्पिरिट माफिया विश्वनाथ शाह को गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। विश्वनाथ शाह पूर्व में नवादा जेल में भी बंद था। विश्वनाथ शाह 23 शराब कांडों में अभियुक्त है। इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आलोक में बिहार में बड़ा ही सघन शराब के जुड़े कारोबारियों के विरुद्ध में कार्रवाई चलाई जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के सदर थाना अंतर्गत विश्वनाथ शाह तथा उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। विश्वनाथ शाह एक बड़े ही शराब माफिया के रूप में कुख्यात थे। ये पूर्व में नवादा जेल में भी बंद थे। इनके विरुद्ध में तकरीबन अभी हमारी जानकारी के अनुसार 23 कांड शराब से जुड़ा हुआ है, और भी इसके अतिरिक्त हो सकता है। इनके 2 जो सहयोगी हैं रोशन कुमार, नीरज कुमार, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। यह पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। थानाध्यक्ष सदर ने काफ़ी मेहनत करके और अपने लोगों से जानकारी प्राप्त करके इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। क्या बरामदगी इनके पास से तत्काल गांजा कुछ बरामद हुआ है, और एक व्यक्ति रोशन कुमार है, उसके पास से भी कुछ गांजा बरामद हुआ है। लेकिन इन लोगों की पृष्ठभूमि काफ़ी ज़्यादा है, आपराधिक इतिहास काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण से इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना आवश्यक है, ताकि संबंधित और भी ज़िले में वांछित हो सकते हैं तो इनकी वहाँ से पुलिस इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, रिमांड करें।
मुजफ्फरपुर शहर में प्रदूषण का ग्राफ रेड जोन में पहुंच गया है। लोग इस प्रदूषित वातावरण में जीने को मजबूर है। जिले में प्रदूषण का ग्राफ ऑरेंज जोन से ऊपर रेड जोन में पहुंच गया है। सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी AQI के मुताबिक बुधवार को वायु प्रदूषण का ग्राफ 306 पर जाकर ठहरा। पिछले 3 दिनों से लगातार ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा था। मंगलवार को यह 254 पर जाकर थमा था, लेकिन बुधवार को इसमें इजाफा हो गया। प्रदूषण की स्थिति यह है कि बैरिया, ब्रह्मपुरा, मिठनपुरा, कंपनी बाग, बेला इलाके में सुबह से ही सड़कों पर धूल कण उड़ना शुरू हो जाता है, जिससे राहगीरों को सड़कों पर चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह धूल उड़ने से आसपास रहने वाले लोगों के घर धूल से भर जाते हैं और सांस लेने में भी परेशानी आने लगी है। सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी चलाने वाले लोगों को हो रही है। सड़कों पर उड़ते धूल कण के कारण सड़क पर कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं स्थानीयों का कहना है कि धूल कण के कारण सड़क पर चलने में परेशानी होती है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। इधर 1-2 महीने से यह समस्या बढ़ गई है। रात में सो नहीं पाते हैं, सांस से बुझाता है कि अब दम घुट रहा है, या धूल से प्रदूषण से बुझा रहा है कि अब हम लोग कोरोना से मर गया, हम लोग भी बुझा इससे जान चल जाएगा। बीमारी का भी डर है, बहुत बीमारी का डर है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं, घर में खाना में धूल पड़ता है, पूरा घर पूरा धूल से पूरा आदि हो जाता है। इसके लिए कभी कहीं शिकायत वगैरह? शिकायत तो कई बार लोग से करते हैं कि पानी पटवाइए कम से कम। दुनिया है वो जो नाला बन रहा है उसका धूल कचरा का वो पूरा नाला का माटी ले लेके रोड पर रख रहा है, उससे और बीमारी हम लोग को फैल रहा है। नाला का धूल सब ऊंचा पर वही माटी भर रहा है, वही धूल हम लोग को लग रहा है नाक में। आपको कि यहाँ से बैरिया गोलंबर जाना, ये आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी जाना और धूल गर्दा फांक कराना बीमारी का सबसे बड़ी कारण यही है। यहाँ देखिए कि ये पोल्यूशन के कारण लमसम 1-1.5 महीना से जीना मुहाल है इस बैरिया कोलुआ के लोगों को। घर में इतना धूल पड़ जा रहा है कि सांस लेना अभी 5 मिनट खड़ा हो और नाक दोनों बंद हो जाएगा। और काफी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। घर में एकदम गर्दा धूल, तमाम दुकान में देखिए बैठना मुश्किल है, सारे दुकानदार तबाह है, मोहल्ला के लोग तबाह, इस रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। और इसके लेकर के हम लोग कई एक बार जिलाधिकारी महोदय से मिले, लेकिन अभी तक यहाँ थोड़ा सा भी या इस रोड का टेंडर हुआ हो, ठेकेदार भी हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय, हम लोग कई एक बार कहे कि कम से कम सुबह और शाम इस पर पानी पड़े। वहीं सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, विशेषकर तापमान में गिरावट आती है, तो उसके बाद पॉल्यूशन की स्थिति उत्पन्न होती है। हर साल ये स्थिति उत्पन्न होती है। इधर टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब खराब हुआ है और पॉल्यूशन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में नगर निगम को विशेष निर्देश दिया गया था पहले भी, और कुछ दिनों के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसकी समीक्षा की जाएगी। तमाम विभाग है, विशेषकर नगर निगम, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस मामले में बहुत सारे डायरेक्शन दिए गए हैं, खनन विभाग को भी दिया गया है। नगर में जो साफ सफाई और धूल ज़्यादा नहीं उड़े, इसको लेकर के भी निर्देशित किया गया है। तो अब जबकि स्थिति पुअर है, तो इस संबंध में पुनः जिला प्रशासन के स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न विभागों को निर्देशित किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति नियंत्रण में रहेगी। अत्यधिक बारिश के कारण इस वर्ष लीची के मिठास में खटास आ सकती है। लीची के बागानों में जल जमाव के कारण लगातार पेड़ सूखते जा रहे हैं। अपनी मिठास के लिए जिले का प्रसिद्ध शाही लीची के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार हुए अत्यधिक बारिश के कारण बगीचों में 3 से 4 माह तक लगातार जल जमाव की स्थिति बनी रही। पानी सूखने के साथ ही लीची के पेड़ तेजी से सूख रहे हैं। किसानों की माने तो जल जमाव वाले इलाकों में अनुमानतः 15 से 20% लीची के पेड़ अब तक सूख चुके हैं। पेड़ों के सूखने का यह सिलसिला जारी है। इन पेड़ों के बचाव का उपाय नहीं हुआ तो बचे पेड़ों को भी बचाना मुश्किल होगा।
क्योंकि जैसे जैसे पानी सूख रहा है उसी रफ्तार में पेड़ों का सूखना भी जारी है। जलजमाव के कारण विभिन्न तरह के कीट और फंगस का प्रकोप भी पेड़ों के सूखने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर श्रीधर पांडे बताते हैं कि अधिक समय तक जलजमाव के कारण पेड़ के जोड़ों को हवा सहित कई आवश्यक तत्व नहीं मिले। फंगस व कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया। पानी सूखने के साथ ही लीची का नया एवं पुराना सभी तरह का पेड़ तेजी से सूख रहा है। हर प्रखंड में एवरेज 15 से 20% पेड़ अब तक सूख गए हैं। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां 50% तक पौधे सूख गए हैं। अब तक करीब 3000 पौधे सूख गए होंगे। पानी सूखने के साथ पेड़ का सूखना जारी है। इसके लिए पौधा संरक्षण विभाग को भी बचाव का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो विश्व प्रसिद्ध यहाँ के शाही लीची का वजूद ही संकट में है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लीची के पेड़ों की जड़ों में काली चींटी ने मदा बना लिया है, जो पौधों को खा रहे हैं, जिससे पेड़ सूखने लगे हैं। इसमें संबंधित विभाग को भी किसानों को सहयोग करना चाहिए। लीची के पेड़ सूख रहे हैं तो उसका उपाय जल निकासी ही है। इसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। वैसे किसान पेड़ों के नीचे ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं, इससे कुछ लाभ मिल सकता है। तो स्पष्ट है, कारण में तो कोई चीज नहीं हो सकती है। बागान वहीं या पौधे वहीं नुकसान हो रहे हैं या सूख रहे हैं जहाँ पर पानी का जमाव था। नॉर्मल जहाँ ऊंचा जमीन है वहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसका मतलब कारण स्पष्ट है कि वह जल जमाव एक ऐसा कारण है जिसके कारण जल जमाव के कारण दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती। जैसे जल जमाव अधिक दिन तक रहा, पानी निकल गया तो फंगस का अटैक, फफूंद का अटैक ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, जड़ें जो है ज़्यादा दिन तक पानी जमा होने के नाते जड़ें भी जो हैं वो मर जाती हैं, उसके कारण पौधे सूख रहे हैं। इसके अलावा जो मेन कारण यह भी है कि उन बागानों में जहाँ पर पौधों को पहले से संक्रमित हैं या कमज़ोर पौधे हैं, वो पौधों, क्योंकि बागान में जल जमाव के कारण सारे पौधे नहीं सूखे हैं, एक दुक्का एक पौधा यहाँ एक पौधा वहाँ, तो जनरली वही पौधों का नुकसान ज़्यादा हुआ है जो पहले से भी कमज़ोर या उसमें कीड़े लगे हुए हैं या बीमारी लगी हुई है या कमज़ोर पौधे हैं, उनमें नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो एक बाग में मान लीजिए है कि 100 पौधे हैं तो 2-4 पौधे जो है वो इससे प्रभावित हुए। तो प्रभावित हुए, अगर पूरे बाग में पानी लगा हुआ, अगर 4 पौधे 10 पौधे अगर प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब कि पानी के जल जमाव के साथ साथ कोई और कारण भी है। वो कारण यह है कि अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ है या बीमारी कोई पहले से लगी हुई है, पौधा तो जीवित है लेकिन उतनी सहनशीलता नहीं है, पानी जल जमाव तो लंबे समय तक रहा, पहले वो पौधों का नुकसान हुआ जो पहले से थोड़ा कमज़ोर थे, और जल जमाव के कारण ही ये दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती। इस नाते सरकार के स्तर पर या एक अभियान के स्तर पर इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह एक किसान की बात या एक फील्ड या एक क्षेत्र की बात नहीं है। ये हमारे नॉर्थ बिहार के जितने लीची के बागान हैं वो जो भी जल जमाव से प्रभावित हैं, यह सभी स्तर पर ये समस्या आ रही है। इस नाते ये एक सरकार के स्तर पर, जिले के स्तर पर एक अभियान के तौर पर सबको इससे जागृत किया जाए कि जिससे जो है कोई न कोई निदान हो, जिससे जल जमाव की थोड़ी समस्या कम हो। और उसके उपरांत, जल जमाव के उपरांत भी जो बचाव है, जैसे मैं बताऊं कि आपको हमारे यहाँ से है जो भी किसान भाई, बहुत सारे लोग ले गए हैं, बहुत सारे लोग ले जा रहे हैं। ट्राइकोडर्मा बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी इस परिस्थिति में है। तो हमारा सुझाव है कि जो लोग, बहुत सारे लोग तो ले गए हैं, और जो परिस्थिति जन्य स्थिति है कि अगर पौधा थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, पौधा थोड़ा पीला दिख रहा है, जल जमाव का उस पर प्रभाव आपको दिख रहा है और पौधा भी मरा नहीं है, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है ये बहुत प्रभावी है। इसका उपयोग निश्चित रूप से करें। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में जिले के गायघाट और बंदरा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में जिले के बंदरा और गायघाट प्रखंड में पंचायत चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। पंचायत चुनाव के लिए दोनों प्रखंडों में कुल 496 बूथ बनाए गए थे। इन बूथों पर लगभग 2.5 लाख मतदाता चुनाव मैदान में खड़े 4257 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। गायघाट के 23 पंचायत के 329 बूथों पर मतदान हुआ। वहीं सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन गायघाट के स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था में कुछ कमी दिखी।
गायघाट प्रखंड में कई ऐसे बूथ बनाए गए थे जिनमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बहुत अच्छा लगा हमको। हम ये चाहता हूँ कि केरसा गांव का विकास हो, एक नया उम्मीदवार जीते। मतलब कि विकास के मुद्दों पर हाँ, सरकार द्वारा आई फंड सबको मिले, ये नहीं कि दलाल के हाथ में चला जाए। बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने अंदर उत्साह का माहौल था पहले से और मैंने पहले बार दिया और बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या सोच के दिए हैं वोट? अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए हम अपने अच्छे जगह पे वोट डाला है। इस बूथ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। मतलब किसी चीज की कोई व्यवस्था किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। किसी अधिकारी से शिकायत की है? कल शाम में मतलब कि ब्लॉक से कुछ स्टाफ लोग आए हुए थे, उनको ये बात हम बोले तो बोले कि व्यवस्था हो जाएगी, हम करवा रहे हैं, कहा कि वो लोग चले गए। मतलब कल शाम में क्या अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई? कोई व्यवस्था नहीं। कौन सा ये पंचायत है? ये पंचायत है सर आपका काटा प्लस उतरी। कौन सा ये? बूथ नंबर 212। गायघाट और बंदरा में मतदान शांतिपूर्ण और भय मुक्त करने को लेकर पुलिस वरीय पदाधिकारी सभी बूथों का लगातार जायजा ले रहे थे ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। मतदान व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। बूथ टू बूथ हम लोगों ने होमवर्क किया है। जो असामाजिक तत्व हैं उनकी सूची तैयार की गई है, उनके विरुद्ध जो आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई है वो की गई है और मतदान व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो किसी तरह की कोई नहीं अभी तक के किसी भी तरह से किसी भी जगह पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। जी बिल्कुल, मतदाताओं में उत्साह है और लोग बिल्कुल वोट कर रहे हैं, लेकिन यह है कि पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण है। वक्त चला छोट से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बाल सुधार गृह में बेटे से मुलाकात करने गए दिव्यांग पिता के साथ गार्ड ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद दिव्यांग पिता ने जमकर हंगामा किया। बेटे से मिलने सिकंदरपुर स्थित पर्यवेक्षण गृह पहुंचे मनियारी इलाके के दिव्यांग रविंद्र कुमार ने गार्ड पर धक्का मुक्की कर परिसर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दिव्यांग ने गार्ड के खिलाफ जमकर हंगामा किया। गार्ड पर उनके व्हील चेयर को धक्का देने
का भी आरोप लगाया गया है। गार्ड पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए पर्यवेक्षण गृह के बाहर हंगामा किया। नगर थाने के पुलिस पदाधिकारी राजपत कुमार के आश्वासन पर दिव्यांग शांत हुए, तब जाकर मामला शांत हुआ। पर्यवेक्षण गृह के बाहर दिव्यांग शिक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि मनियारी पुलिस ने उनके बेटे को बालिग बनाकर झूठे मुकदमे में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसे लेकर उन्होंने कोर्ट में मनियारी पुलिस को चुनौती दी। अपने लड़के के नाबालिग होने को लेकर प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद से वह सिकंदरपुर स्थित पर्यवेक्षण गृह में रखा गया। बुधवार को पर्यवेक्षण गृह स्थित बाल कोर्ट में सुनवाई था। दिव्यांग रविंद्र कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन रैंप नहीं होने की वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद गार्ड से आग्रह किया कि उन्हें कोर्ट तक किसी तरह पहुंचाएं, लेकिन गार्ड ने उनकी मदद नहीं की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। धक्का देकर परिसर से बाहर निकाल दिया। उनके व्हीलचेयर को भी धक्का दिया। इसके बाद वे बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। इसकी सूचना पर नगर थाने के दरोगा राजपत कुमार मौके पर पहुंचे। रविंद्र कुमार को समझा बुझाकर शांत किया। यह किशोर न्याय परिषद मुजफ्फरपुर एक्सेसिबल नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, हम अपने बच्चा से मिल नहीं सकते हैं, हम न्यायालय तक पहुंच नहीं सकते हैं और हमारे साथ यह गार्ड दुर्व्यवहार किया है। हमारे बच्चा को झूठा मुकदमा में फंसाकर मनियारी पुलिस 15 साल के बच्चा को 22 साल उम्र लिखकर और जेल में डाल दिया। उसी के सुनवाई में हम आए थे, जो कि हमको धक्का देकर गार्ड के द्वारा बाहर किया गया है, हमको अपमानित किया गया है, हमको दिव्यांग समझकर हमको प्रताड़ित किया गया है। यहाँ पैसा का खेल चलता है। एक गार्ड जो है रुपया लेकर आदमी को मिलवाता है। यहाँ कोई नियम कानून लागू नहीं है। एक कैमरा सब झूठा बेमतलब का लगा हुआ है। समाज कल्याण विभाग का एक कार्यालय है, लेकिन हम दिव्यांग का भी समाज कल्याण विभाग होता है, लेकिन उसके तहत कोई यहाँ कानून का फॉलो नहीं किया जाता है। जी हाँ, इस गार्ड की शिकायत हम अभी जाकर नगर थाना में करेंगे और आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारा समाज कल्याण विभाग के तहत जब रैंप निर्माण नहीं है तो फिर दूसरे कार्यालय में क्या रैंप होगा। आज भी यहाँ रैंप नहीं है। देखिए 4 फीट ऊंचा यह कोर्ट रूम है, 4 फीट ऊंचा, और यह बाल पर्यवेक्षण गृह 4 फीट ऊंचा है। क्या हमारे साथ गार्ड जो है बिंदेश्वर है, मेरे साथ धक्का मुक्की किया है, मुझे धक्का देकर रोड पर बाहर किया है। इधर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य वंदना सिन्हा ने बताया कि दिव्यांग के बेतुके मांग पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि पर्यवेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों से मिलने आने वालों के पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है, जो उनके पास नहीं था। रैंप का निर्माण भी होगा, इसके लिए भवन निर्माण विभाग को पत्राचार किया गया है। ये बेबुनियाद मांग के और बात पे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक पर्यवेक्षण गृह में बच्चे हैं उनके सुरक्षा की जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके तहत अगर कोई भी अभिभावक आते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों से मिलाया जाता है। उनका आधार कार्ड होना चाहिए, ये सब तो उनके पास, जैसा कि हमें पता चला है कि ये लेकर के नहीं आए हैं, तो उनको कैसे मिलाया जाएगा, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये थे। और दूसरी बात, आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है, इस पे ये हम ना मान सकते हैं ना विश्वास कर सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है पर्यवेक्षण गृह में, तो ये तो भवन निर्माण को दिया गया है, बनेगा ही और बनाया जा रहा है, तो अभी तो अंदर आने की बात है नहीं अभिभावक को। जो उनके लिए रैंप की बात होगी तो बनेगा, फिर उनकी सुविधा की बात देखी जाएगी। गायघाट पंचायत चुनाव के मतदान का निरीक्षण करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची। दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य एसके श्रीवास्तव के द्वारा बुधवार को पंचायत चुनाव के 8वें चरण में हुए गायघाट प्रखंड के 4 बूथों पर निर्वाचन कार्य का जायजा लिया। उन्होंने जिले में चल रहे मतदान कार्य को नजदीक से देखा एवं पंचायत निर्वाचन 2021 में किए गए नवीन प्रयोग से रूबरू हुए। वहीं मारीपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 में कई नए प्रयोग हुए हैं। इसमें से कई प्रयोग विगत चुनाव में भी नहीं हुए थे। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना के साथ साथ चुनाव कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता इसका प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किए जा रहे नवीन प्रयोग एवं आधुनिक तकनीक के कारण चुनावी प्रक्रिया और सरल, सुगम एवं पारदर्शी हुई है। निसंदेह इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। बिहार में
इलेक्शन को लेके काफ़ी इनोवेशन कर रहे हैं यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे साथी भी हैं, और हम लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं कि कैसा काम इस पूरी इंडिया में हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जो इनोवेशन किया है उसको जानने के लिए हम यहाँ आए हैं, और आज दरभंगा आए, फिर दरभंगा से मुजफ्फरपुर आए हैं, और वहाँ से आशुतोष जी हमारे साथ थे। तो हमने 3-4 पुलिस स्टेशन देखा, गाय घाट पे देखा है, और बड़ा इम्प्रेसिव रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर में इंडिया में भी इस तरह काम नहीं हो रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है जिसमें कि वोटर की आइडेंटिटी को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरा कि उसने कोई दोबारा वोट देने नहीं आ सकता है। तो एक तो फेयर सिस्टम लागू कर दिया है जिसमें कि OCR सिस्टम है, और जो एक उन्होंने बायोमेट्रिक के थ्रू चेक कर रहे हैं। तो ये हमने वहाँ के लोकल से बात की, जो वोटर लाइन में लगे थे, वो भी बहुत प्रसन्न थे इस बात से कि सही मतदान हो रहा है, और जिसको वोट देना चाहते हैं वोट देंगे। बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और बड़ा इनोवेटिव मतदान हो रहा है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, और हम चाहेंगे कि हमारे और स्टेट के जो साथी हैं वो भी इस तरह के इलेक्शन करें। अभी मैं पटना नहीं गया हूँ, फिर मिस्टर दीपक प्रसाद से मिलूँगा जो माननीय राज्य चुनाव आयुक्त हैं, फिर उससे बात करके मैं कोशिश करूँगा प्रेजेंटेशन दें सबके सामने, वो जो हमारे और दोस्त हैं 30 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो हम लोग यहाँ से लर्न करेंगे। बिहार लीडर हमेशा रहा है, वो बड़ा अच्छा लगा मुझको, बिहार हैज टेकन लीड। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन CEC से मैंने बात की है, ही वाज आल्सो सरप्राइज कि कैसे आप इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ। तो आप लोगों की भी शुभकामनाएं, और मीडिया का बहुत रोल है कि हम फेयर इलेक्शन हो। पटना के अटल सभागार में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें वर्चुअल माध्यम से जिला अध्यक्ष रंजन कुमार शामिल हुए। पिछले 15 नवंबर को संपन्न हुए भाजपा के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की समाप्ति के बाद बुधवार को प्रदेश भाजपा के 1 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में स्थानीय जुरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिले से अपेक्षित सदस्य वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से सांसद सह पिछड़ा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के भावी कार्यक्रमों पर विचार, राजनीतिक प्रस्ताव एवं कई अहम फैसले भी लिए गए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी जो फिजिकल रूप से पटना में प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई थी, और बिहार के सभी जिले वर्चुअली रूप से इस कार्य समिति बैठक में जुड़े थे। आज के इस कार्य समिति बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ संगठन की मजबूती के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया, और इस प्रदेश कार्य समिति के आलोक में अगले 15 दिन के अंदर में जिला कार्य समिति की भी बैठक होगी, जिस बैठक में हम लोग आज जो प्रदेश के द्वारा हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया है, संगठन को किस तरह से मजबूत करने के लिए हम लोग पन्ना प्रमुख बनाने का काम करेंगे। आगामी 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक हम लोग प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने का काम करेंगे, और 25 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ का बूथ कमेटी बनाने का हम लोग काम करेंगे। साथ ही आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर को जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 15 सत्र होंगे, और इसमें 15 बड़े केंद्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के नेता यहाँ कार्यकर्ताओं को, जिला के कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देने के लिए इसमें उपस्थित होंगे। बिहार विश्वविद्यालय में साहित्य चोरी रोकने के लिए कई नए नियम बनाने की कवायद शुरू की गई है। बिहार विश्वविद्यालय में 3 साल बाद प्लेगरिज्म मतलब थीसिस में साहित्यिक चोरी रोकने का कानून लागू किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लागू होने के बाद बिहार विश्वविद्यालय में भी अब शोधार्थी सेंटिंग से शोध नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2018 में ही UGC ने इसे लागू किया था। थीसिस की साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने के लिए रेगुलेशन जारी किया गया था। BRABU को छोड़ अधिकतर जगहों पर इसे रोकने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर से काम करने की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय में यह नहीं शुरू हो सका था।
बुधवार को विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की बैठक में इस पर प्रस्ताव और इसे लागू करने संबंधित सभी प्रक्रिया को रखा गया। बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा बोर्ड की बैठक कुलपति आवास पर आयोजित की गई। बैठक में जिन छात्रों की कॉपियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें औसत अंक देकर पास कराने का प्रस्ताव पास किया गया। परीक्षा नियंत्रण ने बताया कि पूर्व की बैठकों में जो निर्णय लिया गया था, उन सभी निर्णयों को पारित किया गया। साथ ही पीएचडी की डिग्री में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक हुई थी, उसके सारे निर्णय को कंफर्म किया गया। दूसरा, पीएचडी का जो डिग्री अभी मिल रही है उसमें थोड़ी सी एक संशोधन किया गया है। उसके बाद कुछ बच्चों का जो रिजल्ट पेंडिंग है और उसको फॉर्म भरना है, उसके संबंध में निर्णय लिए गए हैं कि उनका फॉर्म कैसे भरा जाए। एक यही सब है। जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उनकी कुछ तिथि सुनिश्चित की। स्थगित परीक्षाओं का तो डेट आ गया है, सारा डेट आ गया है। 5 और 6 की जो परीक्षा स्थगित हुई वो 14 और 15 दिसंबर को होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।